फ्लक्स में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए अब हमें पहले पढ़ना होगा गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ, तो बेटा गॉस लॉ ऑल्सो डिफाइंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस। बेटा गॉसेस लॉ जो है, गॉसेस थ्योरम या गॉसेस लॉ का जो स्टेटमेंट है, दैट ऑल्सो डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये डेफिनेशन, ये स्टेटमेंट, ये लॉ भी बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या करता है, डिफाइन करता है। कैसे डिफाइन करता है पहले मैं ये बता दूं बेटा। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। बेटा इस बात पे ध्यान देना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये किसके लिए है, क्लोज सरफेस के लिए, क्लोज सरफेस 3D सरफेस के लिए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, तो बेटा अभी या तो कह दो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, या थोड़ी देर पहले मैं तुम्हें बता रहा था कि सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही होता है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो, और सरफेस इंटीग्रेशन या इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस। सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज enclosed by closed surface। देखो बेटा इसमें यह बताया गया कि कोई भी किसी भी शेप की, बेटा यहां पे आपको बात क्या याद रखनी है, इररेस्पेक्टिव ऑफ साइज एंड शेप ऑफ सरफेस। यहां पर साइज या शेप पर नहीं जाना। जैसे समझो, जैसे बेटा मान लो ये एक स्फीयर है, या ये कोई क्यूब है, या ये और भी बड़ा क्या है बेटा, स्फीयर है, ये कोई सिलेंडर है, या ये किसी भी शेप की, किसी भी साइज की, किसी भी इरेगुलर शेप की कोई क्या है, क्लोज सरफेस। ठीक है बेटा। अब मान लो यहां पर कहीं पर इनसाइड, कहीं पर भी, जरूरी नहीं कि सेंटर पर ही हो, चार्ज क्यों रखा, उतना ही चार्ज इसके अंदर कहीं रखा, उतना ही चार्ज इसके अंदर कहीं रखा, उतना ही चार्ज इसके अंदर कहीं रखा, और उतना ही चार्ज इसके अंदर कहीं रखा। ठीक है। तो गॉस लॉ हमें क्या बेटा क्या कहता है हमसे, किसी ने अगर हमसे ये पूछा कि इस स्फीयर के थ्रू क्या बताओ, फ्लक्स बताओ, तो इस स्फीयर के थ्रू फ्लक्स क्या होगा बेटा, 1/ε0 टाइम द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। मतलब बेटा ये सरफेस कितना चार्ज इनक्लोज कर रही है, क्यों, उसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 1/ε0 से, तो 1/ε0 टाइम्स द चार्ज, तो फाई बराबर क्या हो गया, Q/ε0। तो बेटा इस डायग्राम में इस पहली सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, Q/ε0 होगा। इस दूसरी सरफेस के थ्रू भी फ्लक्स क्या होगा, Q/ε0 होगा, क्योंकि ये वाली क्लोज सरफेस भी कितना चार्ज इनक्लोज कर रही है, Q। इस वाले बड़े स्फीयर के थ्रू भी फ्लक्स क्या होगा, Q/ε0 होगा। इस सिलेंडर के थ्रू भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, Q/ε0 होगा। इस इरेगुलर शेप के थ्रू भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, Q/ε0 होगा। तो बेटा हमें गॉस लॉ क्या बताता है, बेटा गॉस लॉ हमें क्या किस तरीके से अलाउ करता है कि हम किसी भी सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सरफेस कैसी सरफेस, क्लोज सरफेस, तो किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। बस हमें यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज सरफेस, वो क्लोज सरफेस कितना चार्ज इनक्लोज कर रही है, या सिंपल सी भाषा में कितना चार्ज उस क्लोज सरफेस के अंदर रखा हुआ है। एंड बाय दिस डेफिनेशन
इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज। बेटा जैसे ये साइज कम है और ये साइज ज्यादा है, ये साइज कम है, ये साइज ज्यादा है, लेकिन जितना चार्ज ये स्फीयर इनक्लोज कर रहा है उतना ही चार्ज ये स्फीयर इनक्लोज कर रहा है, तो दोनों के थ्रू फ्लक्स क्या है, सेम है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से पता चला बेटा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज, साइज पर डिपेंड नहीं करता है, एंड ऑल्सो डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप। बेटा ये सब अलग अलग शेप की क्या है, सभी अलग अलग शेप की क्या है, क्लोज सरफेस है, बट इनक्लोज सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, लेकिन सारी सरफेस वैसे तो अलग अलग शेप की है, अलग अलग साइज की है, लेकिन सेम चार्ज इनक्लोज कर रही है, इसलिए सबके थ्रू फ्लक्स क्या हुआ बेटा, सेम फ्लक्स हुआ, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो बेटा इतना करने के बाद अगर अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ध्यान से समझें, शुरू से आखिर तक यहां तक समझें, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस नॉर्मली। एक पॉइंट, अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के नॉर्मल नहीं है तो वहां के लिए मैं तुम्हें दूसरी डेफिनेशन क्या बताइए बेटा, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ सरफेस एरिया एंड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस, यानी कि EA cos थीटा। बेटा EA cos थीटा को E डॉट A भी लिखा जा सकता है, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट, is equal to the dot product of electric field vector and area vector। फिर मैं तुम्हें यह भी बता दिया कि सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एनी सरफेस या फॉर एनी क्लोज सरफेस किसके थ्रू किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस के इक्वल होता है। और अब मैं तुम्हें यह भी बता दिया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम द चार्ज इनक्लोज्ड बाय एनी क्लोज सरफेस। ठीक है बेटा, तो इसमें क्वेश्चन पढ़ के जो भी एप्लीकेबल होगा, नंबर ऑफ लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट या EA cos थीटा या Q बाय एप्सिलॉन नॉट या सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो भी एप्लीकेबल होगा उस कंडीशन को यूज करके हम किसी भी सरफेस के थ्रू क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। बात समझ बेटा, तो अभी मैं इस पर बेस्ड में कुछ क्वेश्चंस कराता हूं। अब मैं बेटा मिसलेनियस क्वेश्चन कराता हूं जिसमें वो वाली डेफिनेशन भी यूज होगी और ये वाली डेफिनेशन भी यूज होगी। कुछ क्वेश्चंस हैं, समझना पड़ेगा तुम्हें। ये एक क्यूब है, ये भी क्यूब है, और ये भी क्यूब। ये तो एक क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ क्यूब। मान लो इस क्यूब के इस वर्टेक्स पर या किसी भी वर्टेक्स पर एक चार्ज Q रखा है। क्वेश्चन है व्हाट इज द फ्लक्स, इस सरफेस के थ्रू क्या बताओ, फ्लक्स बताओ। किसी दूसरे क्वेश्चन में कहा गया कि चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ फेस। बेटा यहां पे कितनी फेस है क्यूब में बताओ, 1 2 3 4 5 6, 6 फेस होती हैं। तो बेटा किसी भी एक फेस के सेंटर पर एक चार्ज रख दिया क्यूब। सेम क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द क्यूब, या किसके थ्रू फ्लक्स बताना बेटा, क्यूब के थ्रू। किसके थ्रू, क्यूब के थ्रू। और एक क्वेश्चन में कहा गया है कि चार्ज इज प्लेस्ड एट द एज
सेम क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द क्यूब। और एक क्वेश्चन मैंने अभी अभी तुम्हें कराया बेटा, कौन सा क्वेश्चन, ये वाला, ये वाला, जिसमें समवेयर इसके इनसाइड क्या रखा था, चार्ज रखा था, और यहां इसके थ्रू भी हमें क्या बताना था, फ्लक्स बताना था क्यूब के थ्रू। ठीक है, तो देखो बेटा, यहां ऑल द चार्ज, यहां पे जो बेटा ऑल द चार्ज है इज इनसाइड दिस क्यूब, सारा का सारा चार्ज, क्यूब चार्ज किसके अंदर है बेटा, इस सरफेस के अंदर। और अभी मैं तुम्हें क्या बताया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस क्या होता है, 1/ε टाइम द चार्ज, यानी कि Q बाय एप्सिलॉन। तो इस सिचुएशन में, इस वाली सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। यहां पे बात सुना गया बेटा। अब यहां पे क्या बेटा, दिस चार्ज इज इनसाइड क्यूब, क्या ये वाला चार्ज क्यूब के अंदर रखा है, क्यूब के एक वर्टेक्स पर रखा है। बेटा एक केमिस्ट्री में चैप्टर है सॉलिड स्टेट, वहां पर क्यूब को क्या बोला जाएगा बेटा, यूनिट सेल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, यूनिट सेल। पढ़ा दिया गया होगा या पढ़ा दिया जाएगा, क्या पढ़ा बेटा, कि ये जो वर्टेक्स है, ये जो कॉर्नर है यूनिट सेल का, एक कॉर्नर, ठीक है ना, इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 8 यूनिट सेल। मतलब बेटा ये जो कॉर्नर होता है, जैसे मैं एक क्यूब यहां बना सकता हूं तो उसका भी कॉर्नर यहां आ जाएगा, एक क्यूब इसके ऊपर बना सकता हूं उसका भी कॉर्नर यहां आ जाएगा, एक और बना सकता हूं उसका भी कॉर्नर यहां आ जाएगा, एक इसके इधर बना सकता हूं उसका भी कॉर्नर यहां आ जाएगा। ठीक है ना बेटा, तो इमेजिन करो थोड़ा, तो जो वर्टेक्स है दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 8 यूनिट सेल। ये जो बेटा चार्ज है यहां पर, ये कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो यहां पे चार्ज क्यू तो रखा है, लेकिन चार्ज इनसाइड क्यूब, क्यू नहीं होगा, क्यू नहीं होगा, बल्कि कितना होगा, इसका 1/8। क्यों, क्योंकि ये सारा का सारा चार्ज 8 यूनिट सेल में क्या होगा, डिवाइड होगा। ऐसा बेटा तुम्हें पढ़ाया जाएगा केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट में, ठीक है ना, यह पढ़ा दिया गया होगा। अब तो बेटा अब फ्लक्स क्या हुआ, अब इसके थ्रू फ्लक्स हुआ चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अब जो फ्लक्स हुआ वो क्या हो गया, ये हो गया Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। तो इस सिचुएशन में फ्लक्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और अगर वर्टेक्स पे कोई चार्ज रखा है तो पहले हम इसके थ्रू फ्लक्स निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, उस चार्ज के 8 हिस्से करेंगे, उसमें से 8वां हिस्सा ही इस वाले क्यूब के या इस वाले यूनिट सेल के क्या होगा बेटा, अंदर होगा। अब यहां बात आ जाती है बेटा, ये चार्ज यहां पर वर्टेक्स पर रखा था कॉर्नर पर, ये यहां पर रखा है फेस पर, फेस, फेस मतलब दीवार। तो बेटा जैसे ये एक दीवार है, ये वाली, ये भी एक दीवार है बेटा, ये पूरी, ये रही दीवार। तो अब बात आती है ये दीवार कितने रूम का हिस्सा हो सकती है, कितने क्यूब का हिस्सा हो सकती है, एक इस रूम का और एक इसके उधर पीछे की तरफ जो रूम है उसका हिस्सा। क्या ये किसी और रूम का हिस्सा भी हो सकती है। तो बेटा ये जो एक फेस है, ठीक है ना, ये कितने यूनिट सेल में डिस्ट्रीब्यूट होता है बेटा, 2 यूनिट सेल में। ये दीवार हमारे लिए भी है और ये दीवार उस वाले कमरे वाले के लिए भी है। तो बेटा यहां पर जो चार्ज होगा, चार्ज इनसाइड, वो फिर से क्यों नहीं होगा, बल्कि इसका क्या होगा, हाफ होगा। तो यहां पर जो फ्लक्स निकल कर आएगा क्यूब के थ्रू वो क्या आएगा, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा, ये जो चार्ज रखा है ये कहां पर रखा है, एज पर। इसे बोलते हैं एज सेंटर, इसे बोलते हैं फेस सेंटर। तो बेटा एज किसी भी रूम की जो दीवार होती है बेटा, दीवार, ये जो दीवार है, अब क्या करेंगे बेटा,
एक मैं इसके ऊपर बना सकता हूं, एक इसके उस साइड रख के उसके ऊपर बना सकता हूं। तो किसी क्यूब की जो एज होती है, एज, ठीक है ना, किनारा, वो कितने यूनिट सेल में डिवाइड होती है? 4 यूनिट सेल में। तो इसमें ये सारा का सारा चार्ज इस क्यूब के अंदर नहीं है, बल्कि इसका सिर्फ कितना? 1/4। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? फ्लक्स हो जाएगा Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज इनक्लोज की जगह क्या रख देंगे? Q/4 एप्सिलॉन। तो बेटा ये सारी सिचुएशन सेम नहीं है। अगर चार्ज इज कंप्लीटली इनसाइड द बॉक्स, इनसाइड द क्यूब, देन फ्लक्स Q/ε0। अगर चार्ज उसके किसी कॉर्नर पर रखा है तो वो कॉर्नर 8 क्यूब में क्या होता है बेटा? डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो वहां पर एक क्यूब के हिस्से में जो चार्ज आएगा, कॉर्नर पर रखा जो एटम या चार्ज है बेटा, वो 8 यूनिट सेल में डिवाइड होगा। तो एक क्यूब के हिस्से में उसका बस 1/8 हिस्सा आएगा। फेस का कितना? 1/2। एच का कितना? 1/4। तो अगर कोई हमसे पूछे यहाँ पे चार्ज क्यू रखा है तो इसके थ्रू जो फ्लक्स होगा वो Q/8 एप्सिलॉन नॉट होगा। फेस पर रखा है तो Q/2 एप्सिलॉन नॉट होगा। एज पर रखा है तो Q/4 एप्सिलॉन नॉट होगा। बात समझ में? लिखो, a charge is placed at the center of an imaginary spherical surface as shown। तो बेटा एक इमेजिनरी हेमिस्फीयर दिया लाइक दिस, बाउल जैसा, ये, और इसके सेंटर पर, यहां पे सेंटर पर चार्ज रखा है Q, ये रखिए। क्वेश्चन है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर। इस हेमिस्फीयर के थ्रू क्या बताओ? फ्लक्स बताओ। ठीक है बेटा, तो हेमिस्फीयर एक 3D बॉडी है, तो एक क्लोज सरफेस है। तो बेटा अगर हम यहां पर समझें, चलो मैं दूसरा डायग्राम बना लेता हूं यहां पर। ये बेटा यहां पे रखा है चार्ज Q, ये रखा, और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट होंगी। इस तरीके से कितनी लाइनें ओरिजिनेट होंगी? मैं उस दिन बता रहा था Q/ε0। कितनी लाइनें ओरिजिनेट हुई बेटा? Q/ε0। अब बात आती है कि क्या ये सारी लाइनें इस हेमिस्फीयर के थ्रू जा रही हैं? तो ध्यान से देखो बेटा, आधी लाइनें हेमिस्फीयर के थ्रू जा रही हैं और आधी लाइनें हेमिस्फीयर के थ्रू नहीं जा रही हैं। तो बेटा मैं इमेजिन करता हूं, क्या इमेजिन करता हूं कि मान लो अगर ऐसा होता तो ये एक कंप्लीट स्फीयर होता। क्या होता है? कंप्लीट स्फीयर। और अगर जब चार्ज सेंटर पर रखा होता तो सारा का सारा चार्ज उस स्फीयर के अंदर होता। तो अगर मुझे फ्लक्स बताना होता स्फीयर के थ्रू, तो फ्लक्स स्फीयर के थ्रू तो कितना होता? Q/ε0। लेकिन फ्लक्स बताना है मुझे थ्रू हेमिस्फीयर। तो बेटा खुद देखो ना कि क्या सारी लाइनें इस गिवन हेमिस्फीयर के थ्रू ही जा रही हैं या कुछ लाइनें इसके बिना, मतलब इससे होकर भी नहीं जा रही हैं। तो बेटा आधी लाइनें इसके थ्रू जा रही हैं और आधी लाइनें इसके थ्रू नहीं जा रही। तो हेमिस्फीयर के थ्रू जो लाइनों की संख्या हो जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फीयर, वो क्या होगा? Q/2 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि बेटा अगर हम चार्ज
कहां पे रखते हैं, सेंटर पर रखते हैं। तो अगर मैं ये इमेजिन करूं कि इसके ऊपर एक और हेमिस्फीयर रखा है, तो वो चार्ज दोनों हेमिस्फीयर में आधा आधा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और फिर एक हेमिस्फीयर के हिस्से में कितना चार्ज, एक हेमिस्फीयर कितना चार्ज इनक्लोज करेगा, q/2, q/2। तो देन उस हेमिस्फीयर के थ्रू फ्लक्स क्या हो जाएगा, 1/ε टाइम्स द चार्ज इनक्लोज, मतलब q/2ε0। बस रहा है बेटा। अब बात आती है कि अगर किसी क्वेश्चन में ये बोल दिया जाए कि चार्ज यहां रखा है सेंटर के बाहर, या चार्ज थोड़ा सा नीचे रखा है सेंटर से, मतलब इनसाइड स्फीयर। तो बेटा अब यहां से समझते हैं, अब जो फ्लक्स होगा इस हेमिस्फीयर का इस सिचुएशन में, अब इस सिचुएशन में इसका जो फ्लक्स होगा वो होगा q/ε0, q/2ε0 कब है, जब चार्ज एग्जैक्टली कहां पर रखा है, सेंटर पर रखा है। इफ द चार्ज इज इनसाइड द स्फीयर, तो फिर ये पूरा का पूरा स्फीयर कितने चार्ज को इनक्लोज कर रहा है बेटा, q चार्ज को इनक्लोज कर रहा है। देखो अगर ये लाइन देखी जाए तो ये लाइन स्फीयर के थ्रू, ये लाइन भी स्फीयर के थ्रू, ये लाइन भी इस हेमिस्फीयर के थ्रू, ये भी इस हेमिस्फीयर के थ्रू, ये भी सारी लाइनें किससे निकल रही है बेटा, हेमिस्फीयर के थ्रू निकल रही है। देखो ना यहां से जो लाइन जा रही है ये भी हेमिस्फीयर का ही पार्ट है ना, ये वाला भी, और यहां पे जो दिखा रहा था वो हेमिस्फीयर का पार्ट नहीं था। तो अगर चार्ज एग्जैक्टली सेंटर पर रखा है तो फ्लक्स क्या है, q/2ε0। अगर चार्ज इज inside somewhere inside the hemisphere, तो then फ्लक्स क्या हो जाएगा, q/ε0 होगा। अब यहाँ पर ये चार्ज इस हेमिस्फीयर के अंदर रखा ही नहीं है, तो अगर ध्यान से देखो यहां से एक लाइन जितना एंटर करेगी दूसरी साइड से ऐसे निकल जाएगी, ये लाइन एंटर भी कर रही है निकल भी रही है, मतलब जितना इनवर्ट, जैसे थोड़ा सा और बड़ा बनाता हूं बेटा, देखो ये अब चार्ज यहां पे रखा है आउटसाइड, तो बेटा यहां से लाइन सिर्फ इसमें एंटर कर रही है स्फीयर में, ये सिर्फ स्फीयर के थ्रू बाहर निकल रही है। चार्ज तो पहले से, आधा चार्ज तो पहले से स्फीयर के अंदर है ना। अब यहां क्या होगा बेटा, ये लाइन इसमें एंटर करती है और फिर यहां से ऐसे निकल जाती है, तो जितना इनवर्ड फ्लक्स है उतना ही आउटवर्ड, ऐसे एंटर करती है ऐसे निकल जाती है, तो जितना इनवर्ड उतना ही आउटवर्ड, जितना इनवर्ड उतना ही आउटवर्ड। तो इस सिचुएशन में इस हेमिस्फीयर के थ्रू जो फ्लक्स होगा बेटा वो क्या होगा, जीरो, क्योंकि इनवर्ड फ्लक्स नेगेटिव लेते हैं और आउटवर्ड फ्लक्स क्या लेते हैं, पॉजिटिव। जितनी लाइनें इसमें एंटर करेंगी, यहां से चार्ज से निकलने वाली लाइनें जितनी भी एंटर करेंगी वो बाहर निकलेंगी। अब ये तो चार्ज, आधा चार्ज q/2 चार्ज तो इसके अंदर ही है, तो सारी लाइनें, ये सारी लाइनें इस स्फीयर के थ्रू सिर्फ क्या कर रही है बेटा, निकल रही है, इसमें एंटर नहीं कर रही, क्योंकि चार्ज, आधा चार्ज पहले से क्या रखा है बेटा, अंदर रखा है, ठीक है ना। और ये सारा का सारा चार्ज अंदर रखा है, तो सारी लाइनें अंदर से निकल रही है, स्फीयर के, हेमिस्फीयर के अंदर से निकल रही है और बाहर की तरफ निकल रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा q/ε0 होगा, इस सिचुएशन में फ्लक्स जीरो हो जाएगा, जबकि इस सिचुएशन में फ्लक्स क्या हो जाएगा, q/2ε0 हो जाएगा, ठीक है। ये स्क्वायर सरफेस दी है, ये थी, ये एक व्यू है बेटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इसकी जो साइड है वो a है। अब इसका ये क्या होगा, सेंटर होगा, और सेंटर से डायरेक्टली अबव ये a है, तो उसका कितनी डिस्टेंस, a/2, मतलब ये डिस्टेंस कितनी होगी, a/2। यहां पर एक चार्ज रखा गया है q। क्वेश्चन है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू a स्क्वायर। तो बेटा सबसे पहले
ये क्लोज सरफेस नहीं है, प्लेन सरफेस है। स्क्वायर सरफेस कैसे होती है बेटा? प्लेन सरफेस होती है। दूसरी बात, जब ये प्लेन सरफेस है तो हम ये नहीं कह सकते कि दिस चार्ज इज इनसाइड दिस एंड इनसाइड दिस, ठीक है ना। तो अब हमें यहां पे क्या करना है, तो देखो बेटा मैं नया डायग्राम बनाता हूं। ये बन गया बेटा दूसरा डायग्राम, ठीक है। अब हम यहां क्या करते हैं वो समझो बेटा। अब यहां पर हम इमेजिन करते हैं एक क्यूब, ये है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वो स्क्वायर सरफेस है, ठीक है ना। और इस स्क्वायर सरफेस के कितनी साइड की? ए साइड की। और इसके सेंटर से a/2 डिस्टेंस पर, यहां पर देख रहे ना बेटा, यहां पर, यहां से कितने डिस्टेंस पर? यहां से a/2 डिस्टेंस पर यहां पर चार्ज रखा है Q, ये चार्ज रखा। और अब इस चार्ज की वजह से हमें फ्लक्स बताना है, किसके थ्रू? स्क्वायर सरफेस के थ्रू। फ्लक्स किसके थ्रू बताना? स्क्वायर सरफेस के थ्रू। तो देखो बेटा, अब हमने क्या इमेजिन किया कि जैसे ये एक स्क्वायर है, जैसे क्या है? स्क्वायर। जैसे एक रूम है बेटा, स्क्वायर रूम मान लेते हैं। एक दीवार ये हो गई इसकी, एक दीवार ये हो गई, एक दीवार ये हो गई, एक दीवार ये हो गई, एक फ्लोर हो गया और एक क्या हो गई? छत हो गई, ठीक है ना। तो देखो, तो हमने यहां पर इसको चारों तरफ से, जैसे ये एक स्क्वायर सरफेस है, एक ऐसी स्क्वायर सरफेस ऐसे दिखाती, ऐसे दिखाती, ऐसे दिखाती, फ्रंट में दिखाती और बैक में दिखाती। तो ऐसी स्क्वायर सरफेस बेटा हमने सिर्फ क्या किया? इमेजिन किया। तो अगर हम इस चार्ज को अब देखें, ठीक है ना, अब देखें, तो दिस चार्ज इज इनक्लोज्ड बाय दिस इमेजिनरी क्यूब। ये सारा का सारा चार्ज इस इमेजिनरी क्लोज सरफेस के अंदर है। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द क्यूब, तो बेटा सारा चार्ज ये क्यूब इनक्लोज कर रहा है, तो इसके थ्रू जो फ्लक्स होगा वो होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यूब के थ्रू। ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है बेटा, ये इस इमेजिनरी क्यूब के थ्रू क्या होगा? फ्लक्स होगा। अब क्या होगा? यहां से जो बेटा लाइनें निकलती हैं ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरीके से जो लाइनें निकल रही हैं, ये निकल रही है, ठीक है बेटा। तो इतनी लाइनें निकल रही हैं। अब वो लाइनें कितनी सरफेस में डिवाइड हो रही हैं? कितनी सरफेस है? एक, फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। तो बेटा यहां पे कितनी सरफेस में वो सारा का सारा फ्लक्स, वो सारी की सारी लाइनें क्या हो गई? डिवाइड हो गई। कितनी लाइन, कितनी सरफेस में बताओ? 6 सरफेस में। कितनी सरफेस में? 6 सरफेस में। तो बेटा इसके थ्रू जो फ्लक्स होगा, इस सरफेस के थ्रू, स्क्वायर सरफेस के थ्रू, इस स्क्वायर सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो क्यूब के फ्लक्स का कितना हिस्सा, कितने में डिवाइड हो रहा है बेटा? 6 पार्ट में। तो कितना हो गया? 1/6, यानी कि क्यूब का तो क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट और 6 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा? क्यूब बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा सम टाइम हमें इस तरीके से इमेजिनरी क्लोज सरफेस क्या करनी पड़ती है? कंस्ट्रक्ट करनी पड़ती है। जैसे कि मैंने इस वाले क्वेश्चन में कंस्ट्रक्ट की, जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में कि एक हेमिस्फीयर दिया, उसके सेंटर पे चार्ज रखा, उस हेमिस्फीयर के थ्रू क्या बताना? फ्लक्स बताना। तो बेटा मैंने एक हेमिस्फीयर उसके ऊपर से और इमेजिनरी कंस्ट्रक्ट कर दिया, वो सारा का सारा चार्ज एक स्फीयर के अंदर आ गया। स्फीयर का फ्लक्स क्या हो गया? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया। लेकिन वहां वो सारा का सारा फ्लक्स दो हेमिस्फीयर में क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और वहां पर क्या आ गया? एक हेमिस्फीयर के थ्रू कितना फ्लक्स हो गया? क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे बेटा यहां पर मैंने एक इमेजिनरी
क्लोज सरफेस बना ली, जैसे ये स्क्वायर सरफेस है, ऐसी 5 सरफेस और यूज करके 6 सरफेस वाला क्या बन गया, क्यूब बन गया। अब ये चार्ज किसके अंदर है, इस 6 सरफेस वाले क्यूब के अंदर है। तो अगर कोई मुझसे पूछे क्यूब का फ्लक्स, तो क्यूब का फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, लेकिन मुझसे पूछा गया फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर सरफेस, तो स्क्वायर इज 1/6 पार्ट ऑफ क्यूब। क्यूब का कितना हिस्सा है बेटा, 1/6, 6 में से एक सरफेस है, तो क्यूब का जितना भी फ्लक्स होगा वो 6 हिस्सों में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और इस गिवन स्क्वायर सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स हो जाएगा, q/6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। बस समझ में बेटा। तो हर हाल में तुम्हें ये चेक करना है कि व्हाट इज द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। तो चार्ज Q is uniformly distributed over a ring, कैसे रिंग, सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस r। तो देखो बेटा, एक सर्कुलर रिंग है, यहां बना देता हूं, ये बना, क्या है ये है सर्कुलर रिंग, क्या है ये, सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस r, कैपिटल ये। अब इसके सरफेस इसकी बेटा इस पर कितना चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, Q चार्ज। तो ये टोटल चार्ज जो तुम्हें इसकी पेरीफेरी का मतलब बेटा सरकमफ्रेंस पर दिखाया जा रहा है, ये टोटल चार्ज कितना है, Q चार्ज है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अ चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब हमसे कहा गया है अ स्फीयर ऑफ इक्वल रेडियस इज कंस्ट्रक्टेड विद इट्स सेंटर ऑन द पेरिफेरी। बेटा अब हमें इतनी रेडियस का एक स्फीयर बनाना है, ये सर्कुलर रिंग है और इतनी ही रेडियस का एक स्फीयर बनाना। तो बेटा मेरी मर्जी में स्फीयर कहीं पे भी बना सकता हूं, लेकिन इस क्वेश्चन में कहा गया कि जो तुम्हें स्फीयर कंस्ट्रक्ट करना है विद इट्स सेंटर ऑन द पेरिफेरी, वो जो आप स्फीयर कंस्ट्रक्ट करोगे उसका सेंटर इस सर्कुलर रिंग के कहां पे होना चाहिए, पेरिफेरी मतलब सरकमफ्रेंस पर कहीं पर भी होना चाहिए। यानी कि बेटा उसका सेंटर यहां होना चाहिए, यहां होना चाहिए, यहां होना चाहिए, यहां होना चाहिए, कहीं पर भी होना चाहिए। सेंटर यहां नहीं, सिर्फ सेंटर कहां पे होना चाहिए, ऑन द पेरिफेरी। तो बेटा कहीं पे भी पेरिफेरी पे लेकर अगर मैं इतनी ही रेडियस का, सेम रेडियस r का एक स्फीयर बनाऊंगा, सेम रेडियस का, ना कम ना ज्यादा, ये बन गया। तो बेटा इसका सेंटर यहां पे पेरिफेरी पर होगा और इस स्फीयर की रेडियस भी क्या होगी, तो ये क्या है, ये है स्फीयर, ये क्या है बेटा, स्फीयर। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द स्फीयर। अब हमें इस स्फीयर के थ्रू क्या बताना है, फ्लक्स बताना। फ्लक्स को हम फाई से क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। तो बेटा हमें फिर वही बात देखनी है कि स्फीयर कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है। तो क्या बेटा पूरी की पूरी सर्कुलर रिंग क्या स्फीयर के अंदर है, या सर्कुलर रिंग का आधा हिस्सा स्फीयर के थ्रू है, या 1/3 या 1/4 या 1/5, या कितना हिस्सा सर्कुलर रिंग का कितना हिस्सा, इतना हिस्सा बेटा इस स्फीयर के अंदर है। बेटा ये सारा चार्ज Q है, लेकिन ये चार्ज तो Q नहीं है, ये इस चार्ज का कुछ क्या है, पार्ट है। या तो ये हाफ है, या तो ये 1/3 है, 1/4 है, 1/5 है, 1/6 है, ये हमें पता लगाना, तुम्हें पता लगाना, ठीक है ना। बस भाई, तो अगर हमें, तो हम क्या करना चाहते हैं बेटा, हम इस स्फीयर के थ्रू फ्लक्स बताना चाहते हैं, तो हमें यह पता होना चाहिए कि ये स्फीयर कितना चार्ज क्या कर रहा है, इनक्लोज कर रहा है। देखो बेटा, तो इतना जो चार्ज है, ये वाला चार्ज, ये जो चार्ज है बेटा, दिस चार्ज इज नॉट इनक्लोज्ड बाय द स्फीयर। ये सारा चार्ज स्फीयर के अंदर नहीं है। स्फीयर के अंदर जो चार्ज है बेटा वो इतना हिस्सा है, लेकिन ये चार्ज कितना है ये हमें पता लगाना है। कितना है पता नहीं कितना, लेकिन पता लग जाएगा। तो कैसे पता लग जाएगा,
मान लो बेटा ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, जहां ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए पॉइंट बी पॉइंट। मैं ओ को ए से ज्वाइन करता हूं, ए से ज्वाइन करता हूं, ए से ज्वाइन करता हूं, तो बेटा ये किसकी रेडियस है? सर्कुलर रिंग की। और ये और किसकी रेडियस है? स्फीयर की। ये किसकी रेडियस है? सर्कुलर रिंग की। ये किसकी रेडियस है? स्फीयर की। लेकिन स्फीयर और सर्कुलर रिंग की रेडियस तो सेम दी है, तो बेटा जितनी डिस्टेंस ये है आर, उतनी डिस्टेंस ये हुई आर, उतनी डिस्टेंस ये हुई आर। तो ये ए ओ ओ डैश एक क्या हुआ? इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ। अब अगर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना हुआ? 60 हुआ। सेम कहानी इधर बेटा, ये भी आर है, ये भी आर होगा और ये भी क्या होगा? आर होगा। तो एंगल ये भी क्या हुआ? 60 हुआ। ये पूरा एंगल कितना हो गया? ये पूरा एंगल हो गया 120, 60 प्लस 60। तो बेटा सर्कुलर रिंग का ये जो आर्क है, ये जो हिस्सा है, ये यहां पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? 120। और जबकि ये पूरा एंगल कितना है बेटा? ये पूरा एंगल है 360। तो सर्कुलर रिंग का वो हिस्सा, सर्कुलर रिंग का वो हिस्सा जो स्फीयर के अंदर है, वो सेंटर पर कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है? 120। एंड 120 इज 1/3 ऑफ 360। 120 360 का, यानी कि बेटा ये कंप्लीट रिंग यहां पर 360 डिग्री का एंगल सबटेंड करती है, जबकि ये वाला हिस्सा जो स्फीयर के अंदर है ये 120 डिग्री एंगल सबटेंड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 120 360 का क्या है? 1/3 पार्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि रिंग का कितना, सर्कुलर रिंग का कितना हिस्सा, कितनी लेंथ इसके अंदर इनक्लोज हो जाती है स्फीयर के अंदर? कितनी? 1/3। इसका मतलब ये हुआ कि रिंग पर जो टोटल चार्ज क्यू फैला है उसका कितना हिस्सा इसके अंदर इनक्लोज हो जाएगा? कितना हिस्सा है बेटा? Q/3। तो चार्ज इनक्लोज बाय द स्फीयर क्या हो जाएगा? Q/3। रिंग का कितना हिस्सा है बेटा? ये 1/3। तो इस पे जो चार्ज होगा वो सारे चार्ज का, सारे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज का क्या होगा? 1/3 होगा। तो देन स्फीयर के थ्रू जो फ्लक्स होगा, स्फीयर के थ्रू, वो होगा Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब Q/3 एप्सिलॉन नॉट। ये स्फीयर के थ्रू क्या हो जाएगा? फ्लक्स हो जाएगा। चार्ज Q है और ये क्या है बेटा? फाई। बात समझ में आ गई? तो तुम्हें दिमाग लगाकर किसी ना किसी तरीके से ये पता लगाना है कि व्हाट इज द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस, मतलब ये क्लोज सरफेस कितना चार्ज इनक्लोज कर रही। बात समझ में? बेटा हमें एक ये दिया है सिलेंडर, होलो सिलेंडर, और ये कर्व सरफेस बी दी है, ये प्लेन सरफेस ए दी है और ये प्लेन सरफेस भी क्या दी है? ए। और इसके अंदर कहीं पर क्या रखा है? चार्ज रखा है। अब हमसे कहा जा रहा है कि इफ फाई इज द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कर्व सरफेस। ये कर्व सरफेस बेटा, अगर ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, मान कर तो सिलेंड्रिकल है, तो इसे बोलते हैं कर्व सरफेस। ये है प्लेन सरफेस, सर्कुलर सरफेस, प्लेन सरफेस या फ्लैट सरफेस। तो बेटा ये या ये क्या है? प्लेन सरफेस या फ्लैट सरफेस या सर्कुलर सरफेस। और ये क्या है बेटा? ये है कर्व सरफेस या साइड ऑफ सिलेंडर। ये जो हिस्सा है इसे क्या बोलते हैं बेटा? कर्व सरफेस या साइड ऑफ सिलेंडर। तो क्वेश्चन है if phi is the flux associated with curved surface B as shown, then flux linked with plane surface A is, एक ऑप्शन है हाफ Q by epsilon naught minus 5, एक ऑप्शन है Q by 2 epsilon naught, एक ऑप्शन है 5/3 और एक ऑप्शन है Q by epsilon naught into 5। ये है क्वेश्चन है कि एक होलो सिलेंडर है, चार्ज Q इज विद इन इट, इसके अंदर कहीं पर चार्ज रखा है,
इसके कर्व सरफेस का फ्लक्स कितना दिया है, कर्व सरफेस बी है उसके थ्रू कितना फ्लक्स दिया है 5। तो हमसे क्या पूछा, फ्लक्स लिंक्ड विद द प्लेन सरफेस ए, इस प्लेन सरफेस ए का क्या बताओ, फ्लक्स बताओ। तो देखो बेटा इसका सॉल्यूशन क्या होगा, थोड़ा दिमाग चलाओ। तो देखो बेटा ये पूरा का पूरा सिलेंडर कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है, क्यू चार्ज इनक्लोज कर रहा है। तो टोटल फ्लक्स T4 टोटल फ्लक्स क्या हो गया, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये टोटल फ्लक्स क्या है बेटा, फ्लक्स ऑफ प्लेन सरफेस A प्लस ये टोटल फ्लक्स क्या है, फ्लक्स ऑफ प्लेन सरफेस ऑफ A प्लस कर्व सरफेस ऑफ B प्लस अगेन प्लेन सरफेस ऑफ C। यानी कि बेटा अगर इसके अंदर चार्ज Q रखा है तो इसका टोटल फ्लक्स क्या होगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। एंड दैट टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू द सम ऑफ फ्लक्स थ्रू प्लेन सरफेस A, कर्व सरफेस B एंड अगेन प्लेन सरफेस C। अब बेटा फ्लक्स थ्रू प्लेन सरफेस A और फ्लक्स थ्रू प्लेन सरफेस C ये दोनों क्या बराबर होगा, इनके थ्रू जो फ्लक्स होगा, क्योंकि बेटा ये तो बिल्कुल इक्वल है, तो इनके थ्रू जो फ्लक्स होगा फाई A बराबर क्या होगा बेटा, फाई C होगा। तो हमने फाई A को फाई A लिखा, फाई B कर्व सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स दिया है बेटा 5, तो हम B की जगह क्या लिख सकते हैं 5 और फाई C की जगह क्या लिख सकते हैं फाई A। तो ये टोटल फ्लक्स कितना हो जाता है, ये टोटल फ्लक्स हो जाता है Q बाय एप्सिलॉन। तो ये होगा ट्वाइस ऑफ फाई A प्लस फाई इक्वल क्या Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हम फाई को उधर ले जाते हैं तो क्या हो गया 2 फाई A बराबर क्या हो गया Q बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस 5। तो फाई A क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ Q बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस 5। ये ठीक है। तो बेटा प्लेन सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होगा, तो प्लेन सरफेस A या प्लेन सरफेस C के थ्रू जो लिंक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, हाफ Q बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस 5 होगा। मतलब ये ऑप्शन सही होगा, बाकी ऑप्शन क्या होंगे, गलत होंगे। बात समझ में आ रही है बेटा। देखो ये क्वेश्चन बेटा 2008 में आया हुआ है, जिसमें हमें ये सब चीजें गिवन है कि ax अल्फा x ay ez इक्वल 0। तो बेटा अभी मैं तुम्हें समझा रहा था ये एक क्यूब जैसी शेप है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पढ़ के पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली अलोंग द x डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है x, क्योंकि बाकी डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा 0, ऐसे या ऐसे z डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या 0। ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग x एक्सिस, x के पैरेलल, ठीक है बेटा। अभी मैं तुम्हें समझा रहा था कि जैसे ये एक क्यूब है, ये रहा वो क्यूब, ठीक है ना। तो इसकी एक फ्रंट सरफेस है और एक बैक सरफेस है, एक राइट सरफेस है और एक लेफ्ट सरफेस है, एक टॉप सरफेस है और एक क्या है बॉटम सरफेस है। तो बेटा इसकी ये जो राइट सरफेस है, राइट सरफेस, तो राइट सरफेस का एरिया वेक्टर कैसे होगा, राइट सरफेस का एरिया वेक्टर ऐसे होगा। ये राइट सरफेस हो गई और ये लेफ्ट सरफेस हो गई, और ये इसका क्या हो गया एरिया वेक्टर हो गया। बेटा ये राइट और ये जो लेफ्ट सरफेस है, लेफ्ट सरफेस, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, आउटवर्ड नॉर्मल। एरिया वेक्टर क्या बताया मैं तुम्हें, आउटवर्ड नॉर्मल, इसका एरिया वेक्टर ये होगा। अब ये जो टॉप सरफेस है इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, और ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है परपेंडिकुलर। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एरिया वेक्टर के क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, तो फ्लक्स क्या होगा 0 होगा। तो इसमें टॉप सरफेस का फ्लक्स क्या होगा बेटा 0। अब ये जो बॉटम सरफेस है इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल नीचे की तरफ होगा, और अगेन ये फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया, तो इसका फ्लक्स भी क्या होगा 0 होगा।
अगर हम फ्रंट सरफेस की बात करें तो इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल ऐसे होगा और ये फिर से इस इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, तो इसके थ्रू भी फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। अगर हम बैक सरफेस की बात करें तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा और फिर से फ्लक्स क्या हो जाएगा, फिर से फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो बेटा हमें बताना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्यूब, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्यूब। हम देख रहे हैं कि क्यूब की जो चार सरफेस है, टॉप बॉटम, टॉप टॉप बॉटम, फ्रंट बैक, उनके जो एरिया वेक्टर हैं वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है। अभी मैं तुम्हें करके दिखाया बेटा। तो इसका मतलब ये हो कि उन चारों सरफेस के थ्रू फ्लक्स क्या हो गया, जीरो हो गया। अब बची दो सरफेस। बेटा यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो यहां पर इनके बीच का एंगल जीरो। और यहां पर जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है बेटा, अपोजिट है, तो यहां पर जो एंगल है वो कितना है, वो एंगल है 180। कितना एंगल, 180। ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं बेटा, देखो अब समझना बेटा। अब मान लो अभी हम यहां पर है, कहां पर, ओरिजिन पर। कहां पर, ओरिजिन पर। ओरिजिन के लिए x कितना है, ओरिजिन के लिए x जीरो है। तो अगर मैं इस इक्वेशन में x की जगह जीरो रख दूं तो ओरिजिन पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। बात समझ में? अब मान लो बेटा हम इस डिस्टेंस को a से नोट करते हैं। इस डिस्टेंस को किससे नोट करते हैं, a से, a। तो अगर मैं a डिस्टेंस ट्रेवल करके कहां पे पहुंचूं, लेफ्ट सरफेस पर, यहां से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके, a डिस्टेंस ट्रेवल करके कहां पे पहुंचूं, लेफ्ट सरफेस पर, इस वाली लेफ्ट सरफेस पर। तो मैं x की जगह क्या रखूंगा, a, और अल्फा की जगह 500। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय अल्फा x, तो फॉर लेफ्ट सरफेस, अगर मैं यहां से ओरिजिन से यहां पहुंचूं तो लेफ्ट सरफेस के लिए x कितना हो गया, a हो गया, तो ex हो गया। अल्फा की जगह यहां से क्या रखा, अल्फा की जगह 500, a, या a की जगह हमने रख लिया 0.1। ये बात चल रही है लेफ्ट सरफेस की, 500 और a की जगह 0.1, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 50 न्यूटन पर कूलम पर मीटर। सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा न्यूटन पर कूलम। ये अब हम बात करते हैं कौन सी सरफेस की, राइट सरफेस की। तो अगर तुम्हें राइट सरफेस पे जाना तो तुम्हें ओरिजिन से कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, a प्लस a। तो बेटा फॉर राइट सरफेस, फॉर राइट सरफेस, तो बेटा राइट सरफेस के लिए x इक्वल कितना हो जाएगा, 2a। x इक्वल कितना हो जाएगा, 2a। तो देन राइट सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, अल्फा की जगह तो वही फिर से कांस्टेंट है 500 रखना, और x की जगह क्या रखना, 2a। ये कितना हो गया, 1000, और a की जगह फिर से क्या रख दिया, 0.1, तो ये कितना हो गया, 100 न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हुई है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है। अब फ्लक्स थ्रू लेफ्ट सरफेस। बेटा फ्लक्स का फॉर्मूला मैं तुम्हें बताया, EA cos थीटा, EA cos थीटा। तो क्योंकि लेफ्ट सरफेस की बात चल रही है तो लेफ्ट सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 50, और एरिया कितना है, एरिया। तो बेटा साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, तो एरिया कितना हो गया, 0.1 इंटू 0.1, तो ये होगा 0.01, और थीटा कितना, 180, तो ये होगा cos 180। cos 180 माइनस में होगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो गई, तो कितना आ गया, ये आ गया 0.05 माइनस में। किसमें बेटा, माइनस में। cos 180 की वैल्यू -1 हो गई और इसकी इसमें मल्टीप्लाई की तो कितना होगा बताओ, 0.5।
0.50। ठीक है, ये 0 से 1 आगे चला गया, 0.5 हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर। अब यहां पर जो फ्लक्स होगा किसका, राइट सरफेस का, ये फिर से ये फॉर्मूला होगा ई ए cos थीटा, ई ए cos थीटा। लेकिन ई फॉर राइट सरफेस कितना है 100, एरिया फिर से 0.01 और थीटा यहाँ कितना है 0, क्योंकि यहाँ पर जो एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 0 एंगल बना रहा, तो cos क्या हो गया 0 हो गया। तो ये हो गया, बताओ कितना, ये हो गया 1, कितना आ गया 1 न्यूटन पर कूलम, अरे यार न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये फ्लक्स यूनिट हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, तो बेटा ये फ्लक्स पॉजिटिव और ये फ्लक्स नेगेटिव, तो व्हाट इज द टोटल फ्लक्स। तो बेटा टोटल फ्लक्स हम कैसे निकालेंगे, 6 सरफेस का फ्लक्स जोड़कर, टॉप सरफेस का फ्लक्स, बॉटम का, फ्रंट का, बैक का, राइट का, लेफ्ट का, और उस 6 में से 4 सरफेस का फ्लक्स क्या है 0। तो अब जो टोटल फ्लक्स होगा वो होगा लेफ्ट सरफेस प्लस राइट सरफेस। तो लेफ्ट सरफेस का फ्लक्स है -0.50 प्लस ये कितना है 1, तो ये कितना बचा, ये बचा 0.50 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो बेटा ये तो हो गया फ्लक्स, फ्लक्स किसके थ्रू, क्यूब के थ्रू। दूसरा क्वेश्चन था चार्ज। तो बेटा बाय गॉसेस लॉ फ्लक्स क्या होता है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज इनक्लोज्ड क्या हो जाएगा, फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स की जगह हम ये रख देंगे 0.50 और एप्सिलॉन नॉट की जगह 8.854 इनटू 10 की पावर -12। ये आंसर किस में आ जाएगा, कूलम में आ जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आया कुछ। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा, अनगिनत क्वेश्चन है। अब भी टाइम कम है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होने जा रही है बेटा, और क्वेश्चन क्या है अनगिनत है। अब जैसा मैंने तुम्हें ये एक क्वेश्चन कराया है एनसीईआरटी का, एक एग्जांपल है 1.12। कौन सा क्वेश्चन है बेटा, 1.12 सेम क्वेश्चन है, बस अंतर इतना है कि वहां पर अगर मैं एनसीईआरटी का एग्जांपल है बेटा 1.11, तो अगर मैं एग्जांपल नंबर 1.1 की बात करूं तो सेम क्वेश्चन है, बस वहां पर Ex is given by alpha x की पावर हाफ, Ey Ez 0 है और अल्फा गिवन है 800 न्यूटन पर कूलम मीटर की पावर हाफ। अब तुम सोच रहे होगे कि यहां पर अल्फा की यूनिट न्यूटन पर कूलम पर मीटर है और यहां पर अल्फा की यूनिट न्यूटन पर कूलम पर मीटर की पावर क्या है, हाफ है। तो बेटा ये इसके अकॉर्डिंग है। देखो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या चाहिए, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट चाहिए न्यूटन पर कूलम, मतलब अल्फा की यूनिट और एक्स की यूनिट आपस में मल्टीप्लाई होकर कितना बचना चाहिए, न्यूटन पर कूलम। अब हम अल्फा की यूनिट रखेंगे न्यूटन पर कूलम पर मीटर और एक्स की रखेंगे मीटर, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, क्या बचा न्यूटन पर कूलम, किसकी यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट। सेम कहानी यहां पर है कि यहां पर अल्फा और एक्स की पावर हाफ की यूनिट रखने के बाद फाइनली कितना चाहिए, न्यूटन पर कूलम। तो x की जगह तो हम रख देंगे मीटर की पावर हाफ और अल्फा की जगह रख देंगे न्यूटन पर कूलम मीटर की पावर -8, मीटर की पावर कट जाएगी, क्या बचेगा, न्यूटन पर कूलम बचेगा। तो समझ आए। तो बेटा अल्फा की यूनिट हमें याद नहीं करनी, अल्फा की यूनिट जो बनाई जा रही है बताई जा रही है वो किसके अकॉर्डिंग, x के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। यहाँ x है या x की पावर हाफ है, x की पावर -हाफ है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अल्फा की यूनिट बनाई जा रही है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं बेटा तुम्हें ये कुछ क्वेश्चन समझ में आए होंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आया होगा, ठीक है, क्लियर। तो देखो S1 and S2 are
two concentric hollow spheres enclosing charge q and 2q respectively as shown. तो क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो ऑफ फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2। तो देखो बेटा स्फीयर S1 कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है, स्फीयर S1 चार्ज इनक्लोज कर रहा है Q, क्योंकि ये चार्ज तो क्या है आउटसाइड द स्फीयर S1। तो अगर मैं यहां पर स्फीयर, पहले क्वेश्चन का जवाब बेटा, अगर मैं पहले स्फीयर के थ्रू फ्लक्स निकालूं तो वो फ्लक्स होगा Q बार एप्सिलॉन नॉट। अब अगर मैं स्फीयर 2 के थ्रू फ्लक्स निकालूं बेटा, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे 2q चार्ज स्फीयर 3। बेटा स्फीयर S2 तो इस चार्ज को भी इनक्लोज कर रहा है और इस चार्ज को भी इनक्लोज कर रहा है, तो टोटल चार्ज मतलब ये जो चार्ज q है ये भी स्फीयर के अंदर है और ये जो चार्ज है ये भी स्फीयर के अंदर है, तो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय स्फीयर S2 2q नहीं है बल्कि क्या होगा 3q। तो 5q जो निकालेंगे बेटा हम हमको कैसे निकालेंगे 3q बाय एप्सिलॉन नॉट, और फिर हम इन दोनों का रेशियो बता देंगे, ये डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1/3 आएगा। बात समझ? तो बेटा इसने कितना चार्ज इनक्लोज किया q, और इसने सिर्फ इसको नहीं बल्कि ये जो चार्ज है ये भी तो इसके अंदर है, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा 2q प्लस q कितना हो जाएगा 3q बाय एप्सिलॉन नॉट इनक्लोज हो जाएगा। बात समझ? अब बेटा फ्लक्स जो हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये एप्सिलॉन नॉट कब है, जब एयर है या फ्री स्पेस है। अदरवाइज तो हम फ्लक्स कैसे निकालेंगे बेटा, अदरवाइज तो हम फ्लक्स निकालेंगे चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन फॉर अ मीडियम, फॉर अ मीडियम, अगर कोई मीडियम है तो क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में, लेकिन उससे पहले भी एक चीज और समझ लो बेटा, मैं तुम्हें पढ़ाया था, तुमने पढ़ा भी होगा कि रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। के से नोट कर दो या एप्सिलॉन आर से, तो यहां से एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, यहां से एप्सिलॉन हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट, ये मैंने तुम्हें पढ़ाया था। अब समझो यहां पर क्वेश्चन है हाउ विल द फ्लक्स थ्रू स्फीयर चेंज इफ अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 इज प्लेस्ड इनसाइड S1 इन प्लेस ऑफ एयर। मतलब बेटा अगर हम स्फीयर S1 के अंदर एयर के बजाय कोई मीडियम इंट्रोड्यूस कर दें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, तो अब जो फ्लक्स होगा, सेकंड पार्ट बेटा क्वेश्चन का, यहां से अब जो न्यू फ्लक्स होगा बेटा स्फीयर S1 के थ्रू, स्फीयर S1 के थ्रू न्यू फ्लक्स, ये पहले फ्लक्स था और अब ये डैश क्या बता रहा है बेटा न्यू फ्लक्स, वो क्या होगा चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, नहीं एप्सिलॉन, अब क्या आएगा एप्सिलॉन, क्योंकि पहले एयर था और अब क्या है मीडियम। अब चार्ज इनक्लोज, ये पहले भी क्यू चार्ज को इनक्लोज कर रहा था और अब भी चार्ज क्यू को इनक्लोज कर रहा है, तो क्यू तो क्यू ही आएगा, लेकिन हम यहां पर एप्सिलॉन की जगह यहां से क्या रख देंगे के एप्सिलॉन नॉट, जहां पर के क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, तो क्या हो जाएगा न्यू फ्लक्स इतना हो जाएगा बेटा। तो न्यू फ्लक्स कितना हो जाएगा 1/k टाइम्स, कितना हो जाएगा 1/k टाइम्स, और अगर k की वैल्यू 5 है तो 1/5 टाइम्स ऑफ इनिशियल फ्लक्स। इनिशियल फ्लक्स कितना था बेटा पहले स्फीयर S1 के थ्रू q बाय एप्सिलॉन नॉट, और अब कितना हो गया q/5 एप्सिलॉन नॉट। अगर हम इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 वाला मीडियम इंसर्ट करेंगे तो 1/5 टाइम्स, 10 वाला मीडियम इंसर्ट करेंगे तो 1/10, k वाला करेंगे तो 1/k। बात समझ में बेटा, करो देखो बेटा, ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग -2q चार्ज कहां पे रखा है A00 पर,
तो मान लो बेटा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं a,0, a, 2a, 3a, 4a, यहां पे जाकर ये जगह 4a, 0, ये ओरिजिन। तो बेटा एक चार्ज रखा है -2q, ये रखा। एक चार्ज है 4a0 पर q। अब हमने दिया गया है एक स्फीयर, हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके थ्रू बताना है बेटा? एक स्फीयर के थ्रू, जिसकी रेडियस 3a है और सेंटर ओरिजिन पर। तो बेटा अगर ये a है तो ये 2a होगा और यहां कहीं क्या होगा? 3a होगा। यहां कहीं, यहां तक की डिस्टेंस होगी कहीं 3a। तो अगर ये होगी 3a, तो अगर आप एक स्फीयर बनाते हो जिसका सेंटर ओरिजिन पर लोगे इस तरीके से, ये भाई, तो बेटा हमने ये एक सर्कल नहीं है बल्कि क्या है? 3D स्फीयर, इमेजिनरी स्फीयर। तो बेटा इसकी रेडियस कितनी है? 3a। तो अब बात आती है कि जो स्फीयर हमें दिया गया, जो स्फीयर हमने बनाया बेटा, वो कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है? वो ये चार्ज इस स्फीयर के अंदर है और ये चार्ज इस स्फीयर के क्या है? बाहर है। तो फ्लक्स थ्रू स्फीयर कितना हो जाएगा? चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब -2q बाय एप्सिलॉन। फ्लक्स थ्रू स्फीयर इतना हो जाएगा। इसमें हमें क्या करना है बेटा? ड्रॉ अ ग्राफ टू शो द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये रहा टाइम और यहां दिखाना है हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इस बात को समझाने के लिए देखो बेटा मैं तुम्हें समझाता हूं। मान लो ये है वो क्यूब, ठीक है बेटा, ये रहा वो क्यूब। अब और ये वो रॉड है। तो पहले ये समझ लेते हैं बेटा, इसकी लेंथ देखो, मान लो इसकी लेंथ कितनी है? l/2। तो ये लेंथ लगभग इसकी क्या है? डबल है। तो क्या बोला है? एट टाइम t बराबर 0 द लेफ्ट एंड ऑफ द रॉड जस्ट टच द सेंटर ऑफ राइट फेस। तो बेटा इसके हिसाब से ये कैसी सरफेस हो गई? राइट फेस, और ये क्या हो गई? लेफ्ट फेस हो गई। तो इट जस्ट टच द सेंटर लाइक दिस, ठीक है बेटा। तो रॉड का कुछ भी लेंथ, रॉड की कुछ भी लेंथ, कुछ भी हिस्सा क्यूब के अंदर नहीं है। तो इस समय t बराबर 0 पर, टाइम t बराबर 0 पर क्यूब कितना चार्ज इनक्लोज करता है बेटा? 0 चार्ज इनक्लोज करता है। तो फ्लक्स कितना होगा इसका? 0 हो गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अब ये रोड बेटा इसके थ्रू, तो इसके थ्रू तो जा नहीं सकती बेटा, तो उस बात को मैं समझाने के लिए ऐसे समझ लो। तो बेटा ये रॉड इसके थ्रू ऐसे इसमें क्या करती है? एंटर करती है। अब हम क्या देख रहे हैं बेटा? रॉड की लेंथ क्यूब के अंदर क्या होती चली जाएगी? इंक्रीज होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। और क्योंकि वो यूनिफॉर्मली चार्ज है तो इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्यूब वो क्या होता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। और क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज इंक्रीज होगा, मतलब लेंथ इंक्रीज होगी तो चार्ज इंक्रीज होगा, और चार्ज इंक्रीज होगा तो फ्लक्स भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। तो बेटा एज द रोड गोज थ्रू इट, हम क्या देख रहे हैं? लेंथ बढ़ती जा रही है, चार्ज बढ़ता जा रहा है, फ्लक्स बढ़ता जा रहा है। अब क्या होगा बेटा? फर्दर ये होगा कि हम जितनी रोड इधर से क्या करेंगे? इंसर्ट करेंगे, उतनी रोड इधर क्या हो जाएगी? बाहर निकल आएगी। मतलब जितनी इधर से इन होती है उतनी रोड इधर से क्या हो जाती है? आउट हो जाती है। मतलब जितना चार्ज इंक्रीज होता है उतना ही चार्ज क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? चार्ज अब क्यूब के अंदर क्या रहेगा? सेम रहेगा। चार्ज सेम रहेगा तो फ्लक्स भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो बेटा ऐसे फ्लक्स अभी भी कांस्टेंट है, फ्लक्स अभी भी कांस्टेंट है, फ्लक्स अभी भी कांस्टेंट है। और अब क्या होगा बेटा? अब जैसे जैसे ये आगे जाएगी, लेंथ क्यूब के अंदर क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी, चार्ज कम होता चला जाएगा, फ्लक्स कम होती चली जाएगी, और फाइनली फ्लक्स क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो बेटा इस प्रोसेस में ये कहा जा रहा है कि जैसे जैसे ये रोड इसके थ्रू जाएगी, हाउ द फ्लक्स चेंज विद टाइम, ड्रॉ अ ग्राफ। तो बेटा हम देखते हैं कि t बराबर 0 टाइम पर फ्लक्स 0 है,
और फ्लक्स बढ़ते 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 क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, फिर क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट कांस्टेंट, और फिर घटते 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 क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो बेटा मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम्हें ये वाली बात समझ में आई होगी। तो अब तो देखो बेटा हमने क्या देखा, फर्स्ट फ्लक्स इंक्रीजेज विद टाइम, फ्लक्स इंक्रीज होता है, कांस्टेंट हो जाता है, और फिर टाइम के साथ क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो हाउ द फ्लक्स थ्रू द क्यूब वेरीज, हाउ द फ्लक्स थ्रू द क्यूब वेरी, ये इस तरीके का ग्राफ बनेगा। जीरो टाइम पर फ्लक्स क्या है, जीरो है। एज द रोड गोज थ्रू क्यूब, फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, और फिर फ्लक्स क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो बेटा इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर बोर्ड में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, अनगिनत क्वेश्चन हैं।